अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम इंग्लिश एसे की एक आउटलाइन देखेंगे। ये एक मॉक में आया हुआ था, टॉपिक इश्यूज और चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसकी आउटलाइन बनाएंगे और देखेंगे कि इस ऐसे को किस तरह हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग दी टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस तरह आपको आइडिया है कि मैं अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर ही अपनी जो आउटलाइन है वो सॉरी थीसिस स्टेटमेंट है वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और इसका जो डिटेल है कि किस तरह थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है वो मैंने अपने जो इंग्लिश ऐसे की जो लेक्चर सीरीज है उसके अंदर मैंने मेंशन किया भी है, आप उसको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। द रियल डेमोक्रेसी हैज रिमेन्ड अ पाइप ड्रीम व्हेन इट कम्स टू इट्स रियलाइजेशन इन ट्रू सेंस। ठीक है, तो रियल डेमोक्रेसी इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको भी बता देता हूँ अगली स्लाइड के अंदर। पाइप ड्रीम मतलब कि ख्वाब रहा है व्हेन इट कम्स टू इट्स रियलाइजेशन इन द ट्रू सेंस। इट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम अ रेंज ऑफ challenges और issues. However, some candid measures can reverse the situation. ठीक है, अब सबसे पहले जी रियल डेमोक्रेसी क्या होती है। अब अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए तो इस ऐसे को तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला रियल डेमोक्रेसी, दूसरे नंबर पे उसके जो चैलेंजेस हैं और तीसरे नंबर पे इसकी जो सजेशंस हैं। ठीक है, और बिल्कुल रेलिवेंट है टू द टॉपिक। लेकिन क्योंकि जो टॉपिक है आपका वो है बेसिकली इश्यूज और चैलेंजेस ऑफ रियल डेमोक्रेसी, तो हमने ना रियल डेमोक्रेसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। हाँ, सॉरी, हमने मतलब कि ना डिफाइनिंग में या ओवरऑल हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भी फोकस नहीं करना। हमारा जो फोकस, और ना ही हमने सजेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। हमारा जो फोकस होगा वो होगा इश्यूज और चैलेंजेस। ठीक है, हमारा जो ज़्यादातर टाइम गुजरना चाहिए हमारा ऐसा लिखने में वो इस चीज़ के ऊपर लिखना चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पॉइंट्स कम हैं देन आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हो और इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा सकते हो, लेकिन फिर भी आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए वो इस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले डिफाइनिंग रियल डेमोक्रेसी। अगर तो आपके पास जो वो है वो कम है, पॉइंट्स कम है, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा सकते हो। रियल डेमोक्रेसी बेसिकली होती क्या है? डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन रूल। ठीक है, तो क्या होगी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन? रूल ऑफ द पीपल। ठीक है, इसलिए अब्राहम लिंकन ने कहा था डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है जी? सीक्रेट बैलेटिंग होती है, मतलब कि आप जो इलेक्शंस होते हैं वो छुप के करते हैं, छुप के इस तरह के आप अपना वोट सीक्रेट रख सकते हैं, आप किसी को नहीं बताते। सिमिलरली इसके अंदर नो रिगिंग, जो रियल डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर सीक्रेट बैलेटिंग होती है और रिगिंग का कोई कंसेप्ट नहीं होता। Similarly, acceptance of results by both winning and opposition parties like के PMLN और PTI के दरमियान इलेक्शन हुआ है, तो जो रियल डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर ये दोनों पार्टीज जो भी जीती है और जो भी आ रही है वो रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लेंगी। ठीक है, जो रियल डेमोक्रेसी होती है वहां पर। और जो रियल डेमोक्रेसी नहीं होती, इसलिए पाकिस्तान को हाइब्रिड रिजीम कहा गया ना। ठीक है, हाइब्रिड रिजीम या हाइब्रिड डेमोक्रेसी। पाकिस्तान एक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। उसकी रीजन क्या है? मल्टीपल इस तरह के फैक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान को रियल डेमोक्रेसी नहीं बनाते। तो एक्सेप्टेंस ऑफ रिजल्ट्स बाय बोथ विनिंग एंड अपोजिशन पार्टीज, ये भी एक स्टेप है ऑफ बीइंग अ रियल डेमोक्रेसी। सिमिलरली स्मूथनेस ऑफ गवर्नेंस बाय द विनर्स, मतलब कि जो जीत जाता है फिर वो गवर्नेंस जो है वो स्मूथ होती है उसके अंदर। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो 2013 के अंदर पीएमएलएन जीती। ठीक है, पीटीआई ने 126 दिन का धरना दिया। 2018 के अंदर पीटीआई जीती, तो जब तक पीएमएलएन को गवर्नमेंट नहीं मिली वो सिलेक्टेड का नारा लगाते रहे। जब 2022 के अंदर इसकी हुकूमत खत्म हुई तो अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत को धो रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? विनिंग, जो विनर्स हैं उनको स्मूथनेस ऑफ गवर्नेंस का कोई इख्तियार है ही नहीं इन पाकिस्तान। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इन रियल डेमोक्रेसी। ठीक है, इसके अंदर इसको बहुत ज़्यादा मैटर किया जाता है। रूल ऑफ लॉ, मतलब कि आप जो कानून है उसकी पासदारी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। सिमिलरली इक्वलिटी होती है, फ्रैटर्निटी, जस्टिस फॉर ऑल। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास हैं पॉइंट्स कम, तो फिर आप इनमें से 2 से 3 पॉइंट्स, मतलब कि इनको एक पैराग्राफ के अंदर लिखने, इनको एक पैराग्राफ के अंदर लिखने। ठीक है, 2 से 3 पैराग्राफ इसके ऊपर बना सकते हैं।
लेकिन अगर आपके पास इश्यूज और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आप इन सब को एक ही पैराग्राफ के अंदर बिल्कुल जस्ट आपने इसका टच देना है और आपने फर्दर मूव कर जाना है इश्यूज और चैलेंजेस ऑफ रियल डेमोक्रेसी के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो पहला चैलेंज है इस टाइम रियल डेमोक्रेसी को, वो क्या हो रहा है? इलेक्शन मैनिपुलेशन और रिगिंग। ठीक है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा, ये दुनिया भर के अंदर हो रहा है। अगर आप यूएस के इलेक्शंस 2016 का रिकॉर्ड उठा के देखें तो उसके अंदर कैम्ब्रिज एनालिटिका, इसका इसका जो स्कैम है वो आपको नजर आएगा। रशिया की इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर नजर आएगी। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी कैम्ब्रिज एनालिटिका को यूज होता हुआ आप देखेंगे। ठीक है, और पाकिस्तान के तकरीबन जितनी भी एक अगर किसी जो न्यूट्रल एजेंसी का के कमेंट्स पढ़े हम, तो उससे यही आइडिया होता है कि पाकिस्तान के अंदर आज तक कभी भी कोई एक जो प्रॉपर फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। ठीक है, वो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी लिहाज से वो मैनिपुलेटेड होती हैं। सिमिलरली पार्ट जो और दूसरा बड़ा जो चैलेंज है रियल डेमोक्रेसी को, वो क्या है जी? पार्टी पॉलिटिक्स इंस्टेड ऑफ पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। मतलब कि जो रियल डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर जो अथॉरिटेटिव जो अथॉरिटी होती है, रियल अथॉरिटी, वो होती है आपकी पार्लियामेंट। ठीक है, और आजकल जो पार्लियामेंट है उसको बहुत ज़्यादा वो इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डिमाइज। कैसे जी? कि आपकी जितनी भी अब सिर्फ अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो उसके अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो डिसीजन होते हैं वो बिलावल हाउस के अंदर होते हैं, पीएमएलएन के जो जाती उमरा में होते हैं, और पीटीआई के जो होते हैं वो पटियाला सॉरी बनीगाला में होते हैं। ठीक है, तो आप देख लें कि किस तरह पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो चल रही है। सिमिलरली अभी एक दूसरी जो एग्जांपल है वो मैं आपको देता रहूँ। पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं उनकी अपॉइंटमेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट जो डिसीजन है वो लंदन में बैठ के किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी जो पार्लियामेंट किस तरह काम कर रही है। तो ये भी एक चैलेंज है ऑफ रियल डेमोक्रेसी का। उसके बाद ये पार्टीशन माइंडसेट ऑफ लीडरशिप, मतलब कि अगर आप ट्रंप को देख लें, मोदी को देख लें, उनके ओवरऑल अगर मोदी को देख लें तो उनके जो मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ जो व्यू पॉइंट है, आप ट्रंप को देखते हैं तो दूसरी जितनी भी लीडर्स हैं, सॉरी जितनी भी दूसरी गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, आप उसके यूके के बारे में, आप उसके चाइना के बारे में, ये जो सारी नेशंस हैं इनके बारे में उनके जो माइंडसेट है वो काफ़ी चेंज था, ख़ास तौर पे जो ट्रम्प का। ठीक है, तो ये लीडर्स भी जो हैं वो इट इज़ अ थ्रेट और अ चैलेंज ऑफ रियल डेमोक्रेसी। सिमिलरली रेसिज्म हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। कैसे जी? इंडिया अगेंस्ट मुस्लिम्स, ये एक बहुत बड़ी एक मैनिफेस्टेशन है। इसके ऊपर बहुत ऑथर्स ने लिखा भी है, आप गूगल कर सकते हैं, डॉन वगैरह के काफ़ी आर्टिकल्स भी इसके ऊपर हैं कि किस तरह हिंदू नेशनलिज्म इज गोइंग अपटिक इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद यूएस एंड वेस्टर्न जो अगेंस्ट यूएस एंड द वेस्ट अगेंस्ट जो नॉन वेस्ट है, मतलब कि अगर आप देख रहे हैं इस्लामोफोबिक इवेंट, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, गन वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये बेसिकली एक रेसिज्म है, और रेसिज्म ये इट इज़ अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर अभी हमने पढ़ा है कि जो रियल डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर रूल ऑफ लॉ होता है, उसके अंदर इक्वलिटी होती है, उसके अंदर जेंडर इक्वलिटी होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं देखा जा रहा। Similarly, the patriarchal mindset of the political elite has become a stumbling block behind the women participation in politics. आप अगर यूएन के अंदर देख लें तो आज तक कोई भी सेक्रेटरी जनरल खातून नहीं बनी। ठीक है, वो चैंपियन है ऑफ यूएन इज कंसीडर्ड एज अ चैंपियन ऑफ वुमेन राइट्स। सिमिलरली यूएसए के अंदर आज तक ये कैमला हैरिस जो अभी बनी है, इसके अलावा कभी भी आज तक कोई खातून है, कोई भी यूएस की प्रेसिडेंट नहीं बनी। ठीक है, वो भी अभी इस टाइम जो है वो